Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important the Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट पुट्स ब्रेक ऑन बुलडोजर कल्चर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लिया है ऑन दी बुलडोजर कल्चर। बुलडोजर कल्चर को अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें, अगर कोई भी क्राइम किया है किसी ने तो उसके ऊपर फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो लिया गया है दैट इज डिस्ट्रॉइंग हिज होम, लाइक फॉलिंग ऑफ हिज होम यूजिंग दी बुलडोजर। ठीक है, बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं, बहुत डिफरेंट स्टेट्स में गवर्नमेंट्स ने ये एक्शंस, ये स्टेप्स लिए हैं विद द हेल्प ऑफ द अथॉरिटीज। तो इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस, एक चेक एंड बैलेंस लगाया है यूजिंग दी पावर्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 इज इंपॉर्टेंट हियर, जिसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है अगर उसके पास कोई पेंडिंग, अगर कोई पिटीशन रखी हुई है उसके ऊपर वो कोई भी यहाँ पर पावर ऑर्डर पास कर सकता है टू गिव द कंप्लीट जस्टिस, टू सर्व द कंप्लीट जस्टिस। एंड ये जो जस्टिस है, जो ऑर्डर है, ये पूरे ही नेशन पर एप्लीकेबल रहता है, एनफोर्सेबल होता है, बाइंडिंग होता है। सो दिस आर्टिकल 142 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। हियर यू कैन सी आर्टिकल 142। नाउ इस आर्टिकल में और क्या डिस्कस किया गया है, किस बारे में बात करी गई है। एज सच आपके लिए बुलडोजर कल्चर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोएक्टिव एक्शंस होते हैं उसमें आप इन एग्जांपल्स को साइट कर सकते हो जब भी अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है कि जब भी अगर आपने किसी कॉन्विक्ट को सजा देनी है, सजा एज इन की अगर आपने किसी का घर, अगर कोई भी होम है, कोई बिल्डिंग है, उसको आपने डिमोलिश करना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने रात को उनको बताया है एंड उनको बोला है रात की रात में कि आप घर खाली कर दीजिए, आपका घर अवैध बना हुआ है एंड इसको हम गिरा देंगे। अब ये कल्चर नहीं चल सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑर्डर पास कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि जो भी ये आपका स्टेप्स होंगे उसमें एक 15 डे का नोटिस आपको फैमिली को देना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो घर बना है ये अवैध बना है, या ये पार्ट जो आपके घर का है इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दी प्रिस्क्राइब्ड जो नोशंस है, जो प्रिस्क्राइब्ड आपके जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये नहीं बना हुआ है, वायलेट कर रहा है कंस्ट्रक्शन रूल्स को, तो आपने 15 दिन का नोटिस जरूर देना है। सेकंड इज उनको एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि आप यहाँ पर जो भी स्टेप लिया गया है स्टेट की तरफ से उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, राइट। एंड जो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड, एक प्रॉपर सबूत आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि जो भी ये कंस्ट्रक्शन है इट हैज टू बी डिमोलिश्ड अकॉर्डिंग टू सच एंड सच रूल्स। यहाँ पर ये अवैध, यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई है या ये पार्ट अवैध बनाया गया है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दी बुलडोजर एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या करी गई है कि जो फाइनल ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी मस्ट हैव रीजन्ड कंक्लूजन, वहां पर उसके पास एक रीजन्ड कंक्लूजन होना चाहिए कि इवन आफ्टर द पिटीशन वी आर स्टिल गोइंग ऑन विद दिस एक्शन एंड वी आर स्टिल यूजिंग द बुलडोजर सो दैट द प्रॉपर्टी माइट बी डिमोलिश्ड। तो उसका एक प्रॉपर आपके पास कंक्लूजन, रीजन्ड कंक्लूजन होना चाहिए। एंड जब भी आप ये एक्शन लेंगे तो उसको वीडियोग्राफ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पज। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो ये एक्शन इस तरीके के लिए जाते हैं, रातों रात आपने किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दिया है, तो ये एक्शन दिखाते हैं कि आपकी जो स्टेट है वो एक लॉलेसनेस की स्टेट में आ चुकी है एंड इट शोज एनार्कियल बिहेवियर, कि स्टेट जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है, कुछ एनार्कियल एक गवर्नमेंट चल रही है जो कभी भी उसका अगर कोई भी दूसरा कोई क्राइम किया है तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन होता है कि उसकी जो घर है उसको आप डिमोलिश कर दो, राइट। तो दिस शुड नॉट बी द लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे आपने बिहेव नहीं करना है। अथॉरिटीज को ये डायरेक्शन दी गई है एंड इन केस अगर कोई अथॉरिटी इन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करेगी तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे उस अथॉरिटी के खिलाफ। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट इवन इस हद तक भी गए हैं, यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी का भी घर है तो वो घर सिर्फ घर एक प्रॉपर्टी नहीं होती है किसी फैमिली के लिए, राइट। अगर कोई 4-5 फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें से किसी एक ने कोई क्राइम कर भी दिया है या कोई घर में कोई दिक्कत परेशानी है, उस बिल्डिंग में परेशानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी फैमिली को उसकी सजा देंगे, राइट। तो उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया गया है, प्रॉपर लॉज बनाए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे ब्लाइंड एक्शन आप नहीं ले सकते हैं, ब्लाइंडली डिमोलिश नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो सेंटिमेंट्स है वो जुड़े होते हैं पूरे के पूरे आपके पूरी फैमिली
फैमिली के, इस घर के साथ ये जो इमोशंस जुड़े होते हैं, यू कैन नॉट पनिश कंप्लीट फैमिली जस्ट फॉर अ विक्टिम। एक विक्टिम के लिए आप पूरी फैमिली को यहाँ पर मजबूर नहीं कर सकते, बिकॉज एक रूल ऑफ लॉ भी यहाँ पर वायलेट होता है और राइट टू लाइफ भी हमें यहाँ पर वायलेट होती हुई दिख रही है, और एनार्कियल स्टेट नहीं बनने देंगे। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सो दैट्स ऑल इन दिस आर्टिकल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 142 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए, एंड यू कैन अपडेट योर नोट्स ऑल्सो, जहां पर आर्टिकल 142 आपने लिखा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे, या जो भी बुक आप पढ़ते हैं तो उसमें ये अपडेट कर सकते हो, एग्जाम्पल्स अपडेट कर सकते हो अपने नोट्स में, तो कि जो आप मेंस के टाइम जब आप रिवाइज करेंगे तो ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत बेनिफिट्स देते हैं। बिकॉज क्या है, एक लाइव एग्जाम्पल, रीसेंट एग्जाम्पल्स जब आप अपने आंसर में लिखते हैं, देन वो एक आपको एक एक्स्ट्रा मार्क फेच करके जरूर देते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसी पेज पर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। दिस इज रिलेटेड टू द बुकर्स प्राइज। ठीक है, बुकर्स प्राइज ओरिजिनली तो ये 1969 में यूके में दिया जाता था, एंड इट वाज इनिशियली फॉर द कॉमनवेल्थ ओनली, लेकिन अब ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाने लग गया है। लेकिन इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, बुकर्स के भी दो पार्ट हैं, एक सिंपल है बुकर प्राइज, दूसरा है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो जो ये प्राइज मिला है टू दी समंथा हार्वे, आई एम सॉरी, जो ये समंथा हार्वे को प्राइज मिला है, शी हैज वन दी बुकर प्राइज। अब ये बुकर प्राइज की जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल में देख लेते हैं, शी हैज वन दिस प्राइज फॉर हर स्टोरी, फिक्शन स्टोरी दैट इज ऑर्बिटल। तो जो बुकर प्राइज है दैट हैज टू बी गिवन फॉर द फिक्शन स्टोरी। ठीक है, तो इसमें जो कैटेगरी इन्होंने जीती है, उस कैटेगरी में बोला गया है इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन। जिस तरीके से इन्होंने ये समझाया है, शी हैज नॉट विजिटेड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बट she has sat in her home only during COVID-19, and she wrote about this experience of the astronauts from the international space station, कि वहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं जो 16 सनसेट्स एंड 16 सनराइजेस देख के आए हैं, तो उनके एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ द अर्थ लुक फ्रॉम द स्पेस, तो उसके बारे में थोड़ा सा फिक्शन एक दिया हुआ है। तो फिक्शन स्टोरी ही उनको यहाँ पर इस कैटेगरी में उनको बुकर प्राइज दिला के गई है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं बुकर प्राइज के बारे में। तो बुकर प्राइज हमने जैसे डिस्कस किया, स्टार्टेड बाय यूके इन 1969, एंड इनिशियली ये सिर्फ और सिर्फ कॉमनवेल्थ के नेशंस को ही दिया जाता था, लेकिन अब ये क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाने लग गया है। लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं कि जो बुक पब्लिश होगी दैट शुड बी पब्लिश्ड इन इंग्लिश ओनली। मैं यहाँ पर ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आई एम अगेन मेंशनिंग कि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं है, दिस इज जस्ट दी बुकर प्राइज, एंड इसमें एक ये क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन कि इंग्लिश में ही वो बुक पब्लिश हुई होनी चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें जो है कि ये जो बुक पब्लिश होगी, इट शुड बी पब्लिश इन यूके एंड आयरलैंड इंपीरियल। सिर्फ इन दो कंट्रीज में ही यहाँ पर ये पब्लिश हुई है तो ही एलिजिबल है। और जो ये पब्लिशिंग है ये भी सेल्फ पब्लिश नहीं हो सकती है, इट शुड बी पब्लिश अंडर अ सर्टिफाइड अंडर अ रजिस्टर्ड पब्लिशिंग हाउस, देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दी बुकर प्राइज। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर दिखता है। इट इज अ फैक्चुअल पार्ट, कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो बुकर प्राइज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। समंथा हार्वे हैज वन इट, द बुकर प्राइज ऑफ 2024 फॉर हर स्टोरी ऑर्बिटल। एंड जो ये आपकी बुकर प्राइज दिया जाता है, ये फिक्शन स्टोरीज के लिए ही दिया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर यूके एंड यू हैव टू रिमेंबर इंग्लिश, यू हैव टू रिमेंबर फिक्शन। ठीक है, एंड सेल्फ पब्लिशिंग इज नॉट अलाउड इन बुकर प्राइज। सेल्फ पब्लिश्ड बुक्स को यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। राइट, तो बुकर प्राइज आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट हो गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके जी, जस्ट अ सेकेंड। There is one very important article, we'll be discussing it very soon. Yes, here it is. Very important article. Inaugural Indian Ocean dialogue between USA India to be held today.
प्रॉपर आर्टिकल में जो बताया गया है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन इसमें से भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए निकाल के लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए तो ये आर्टिकल वैसे किसके बारे में बात कर रहा है कि अभी रिसेंटली ड्यू टू ऑफिशियल्स की जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है, यूएसए से जो ऑफिशियल्स आने थे, तो उसकी वजह से जो ये मीटिंग है, डायलॉग है ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन ओशन रीजन, वो मीटिंग थोड़ी सी डिले हो गई है एंड वो अब कंडक्ट होने वाली है, वो डायलॉग अब होने वाला है, राइट। तो ये इस आर्टिकल में बताया गया है एंड किस मुद्दे पर यहाँ पर बात होने वाली है, दैट इज दी IOR, इंडियन ओशन रीजन। अगर हम इंडियन ओशन रीजन की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन स्पैन्स ओवर अप्रॉक्सीमेटली 36 कंट्रीज, लिटोरल कंट्रीज एंड आइलैंड कंट्रीज। तो इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें इंडियन ओशन रीजन की, इंडियन ओशन रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑफ Indians is very important and it helps. Indian Ocean region is very much crucial in maritime security. अगर हम दूसरी बात करें, कोई दूसरे उसमें एस्पेक्ट में भी हेल्प करता है क्या? यस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी, क्योंकि जो इसकी 80% ऑफ ट्रेड है दैट गोज थ्रू दिस ओनली, ठीक है, 80% ऑफ ट्रेड। एंड जो मेजर, क्योंकि इंडिया क्या है, एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, इंडिया क्या करता है, ऑयल को इंपोर्ट, एंड वो जो ऑयल इंपोर्ट होके आता है दैट इज मेजरली फ्रॉम द मरीन रूट, दैट इज मेजरली फ्रॉम द मरीन ट्रेड। सो अगेन इंडियन ओशन रीजन इज कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया, ठीक है। और इकोनॉमी के बाद अगर हम देखें तो साइंटिफिक जो रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन है, साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड जो कल्चरल डायस्पोरा, पीपल टू पीपल जो टाइज हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उसमें भी हेल्प करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है यहाँ पर जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, जियो पॉलिटिकल एक स्टेटस देता है इंडिया को एंड उसको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजिशन पे लाके रखता है इंडियन ओशन रीजन। अगर हम इंडियन ओशन रीजन में स्ट्रांग हैं देन ये माना जा सकता है कि वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पर हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है एंड हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टेट से रहेगा, कोई भी डिसीजन होगा इंडियन ओशन रीजन में, उसमें हम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो दैट इज वाई इंडियन ओशन रीजन को पकड़ के रखना, इंडियन ओशन रीजन को मतलब क्या है मेरा कि इंडियन ओशन रीजन को सेफ रखना, उसमें अपनी जियोपॉलिटिकल प्रेजेंस बनाए रखना इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करी गई है कि इंडियन ओशन रीजन के सेफ्टी एंड कॉपरेशन के ऊपर जो ऑलरेडी चल रहा है यूएसए के साथ, उसमें और ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे। साथ में एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भी बात होनी है इन नियर फ्यूचर, राइट। तो जो नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर कैसे हम कॉपरेशन कर सकते हैं, उनके इनोवेशन के साथ साथ उनके प्रोडक्शन पे हम कैसे आगे जा सकते हैं, टेक्निकल एडवांसमेंट कैसे ला सकते हैं, इन सब पर भी यहाँ पर इन सब मुद्दों पर भी बात होने वाली है। इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट जो निकाल सकते हैं वो है क्वाड, ठीक है, क्वाड ग्रुपिंग। तो क्वाड ग्रुपिंग में कौन कौन मेंबर हैं? 4 नेशन मेंबर्स हैं। क्वाड्रिलेटरल से हम क्वाड ग्रुपिंग को जान सकते हैं। तो क्वाड में आते हैं इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्वाड ग्रुपिंग में ये सारे नेशंस आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इंडो पैसिफिक रीजन में ही लाई करते हैं मेजरली सारे, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक जो ओशन है उसके जो अराउंड रीजन है उसको हम इंडो पैसिफिक रीजन बोल देते हैं। तो उसी के अराउंड यही सारी जो कंट्रीज हैं, ये मेजरली जो ग्रुपिंग है ये बनाई गई फॉर containing the rise of Chinese power, चाइना की जो पावर है इन दी एंड इंक्रीजिंग डोमिनेंस इन दी साउथ चाइना सी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो उसके लिए एक मेजर ग्रुपिंग बनाई गई है ताकि जो भी डिसीजन लिए जाए वो क्वाड के हेल्प से, क्वाड की जो ग्रुपिंग है उसमें इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेंटेन करी जा सके इंडो पैसिफिक रीजन की, राइट। तो ये IOR पर भी फोकस करता है। एक और यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है, दैट इज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, जो अभी क्वाड समिट, दैट इज टोक्यो समिट हम बोल सकते हैं। टोक्यो समिट जो कि हुई थी 2022 में, उसमें एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसको यहाँ पर बोला गया है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव का मेजर जो काम है वो इंडियन ओशन रीजन में एंड इंडो पैसिफिक रीजन में एक मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए है एंड ऑल्सो मॉनिटरिंग दी डार्क शिपिंग। अब जो मैंने ये वर्ड बोला है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डार्क शिपिंग एंड ये कैसे रेज करता है कंसर्न्स इन दी इंडो पैसिफिक रीजन एंड इन दी इंडियन ओशन रीजन। तो हमें यहाँ पर बस यही समझने की जरूरत है, रेस्ट यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग, कि जो इंडियन ओशन रीजन में डार्क शिपिंग होती है या इंडो पैसिफिक रीजन की डार्क शिपिंग है उसका मतलब क्या है। कोई भी वेसल जो ट्रैवल नेविगेट कर रहा है इन दी मरीन एरिया, अगर उसका AIS दैट इज ऑटोमेटिक
आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अगर ऑफ है, मतलब क्या है, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं होने देना चाहता सैटेलाइट एंड रडार्स के थ्रू, तो वो उसको हम बोलते हैं, उस शिपिंग को हम बोलते हैं डार्क शिपिंग। मतलब उसमें कोई ना कोई इलीगल ट्रैफिकिंग या इलीगल एक्टिविटी हो रही है, दैट्स व्हाई दे हैव शट ऑफ देयर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एंड इसी को रेगुलेट, इसी को मॉनिटर करने का यहाँ पर ये बात करी गई है इसी इनिशिएटिव में, दैट इज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। ठीक है, तो इन मुद्दों पर भी यहाँ पर डायलॉग में बात करी जाएगी। सो वी हैव डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले हमने इंडियन ओशन रीजन की सिग्निफिकेंस देखी कि इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमने डिस्कस किया ये इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, एंड वी हैव लर्नड व्हाट इज डार्क शिपिंग। ठीक है, ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम GS3 पर्सपेक्टिव। GS3 इसमें मेजरली एग्रीकल्चर का जिक्र किया गया है। एग्रीकल्चर में इकोनॉमी को कैसे कंबाइन किया जा सकता है, एनवायरनमेंट को कैसे कंबाइन किया जा सकता है। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, तीनों यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो GS3 में कैसे एक इसी आर्टिकल से क्वेश्चन यहां पर बन सकता है वो हम देखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं आर्टिकल। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि जो इंडिया का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है दैट हैज बीन इंक्रीजिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इसमें ये सवाल उठ के आया है कि जो ये एक्सपोर्ट राइज कर रहा है उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, हाउ मच दिस एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इज सस्टेनेबल फॉर द इकोसिस्टम। तो उसके लिए यहां पर 2 क्वेश्चन उठाए गए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैन द एग्रीकल्चरल कमोडिटी बी कंसिडर्ड ट्रूली सस्टेनेबल। हम किसी एग्रीकल्चरल कमोडिटी को ट्रूली सस्टेनेबल कब बोल सकते हैं, तो आंसर भी इसमें साथ में ही दिया गया है। इसमें बोला गया है कि कोई भी ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम 3 पिलर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज इकोलॉजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 इज इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड नंबर 3 इज सोशल एस्पेक्ट। तीनों एस्पेक्ट को यहां पर जब हम साथ में लेके चलेंगे, इन तीनों एस्पेक्ट को जब हम एड्रेस कर चुके होंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, इट इज सस्टेनेबल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल एज फॉर द इकोनॉमी। ठीक है, इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुड सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशन should sustainabilities be considering only the production, क्या सिर्फ प्रोडक्शन प्रोसेस पर ही सस्टेनेबल होना चाहिए कि कार्बन नहीं एमिट होना चाहिए कि यहाँ पर कार्बन नहीं एमिट होना चाहिए, क्या सिर्फ इसी पर प्रोडक्शन प्रोसेस पर ही लागू होता है? नहीं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू द सप्लाई एंड टू द फाइनल एक्सपोर्टिंग। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, लाइफ साइकिल है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, इट डिपेंड्स ऑन इंटायर प्रोडक्शन साइकिल, इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्रॉप्स आपके साथ डिस्कस करी गई हैं। सबसे पहली क्रॉप जो यहाँ पर है दैट इज रिगार्डिंग दी टी, राइट। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी एंड वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी। ठीक है, तो एक्सपोर्ट भी हमारा बहुत बढ़िया है एंड कंजम्पशन तो 80% लगभग हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं टी को, लेकिन उसमें हम फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपोर्ट में, ग्लोबल एक्सपोर्ट में। सो राइट, लेकिन इस टी के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 मुद्दे निकल के आए हैं। नंबर 1 इज human and wildlife conflict, number 2 is the chemical use, increasing chemical use, and number 3 is labor forces के जो labor rights हैं उनके बारे में। तो सिंपल टर्म्स में हम यहाँ पर समझना चाहें तो फर्स्ट जो आपका इशू निकल के आया है सस्टेनेबिलिटी पर कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, तो मेजरली जितने भी टी जो गार्डन्स हैं, टी प्लांटेशंस हैं, दे आर मेजरली लोकेटेड ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। एंड जैसे कि माइग्रेटरी स्पीशीज की बात करें, माइग्रेटरी एनिमल्स की, जस्ट लाइक एलिफेंट्स की बात करें, तो जब वो माइग्रेट करते हैं तो रास्ते में ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के जो इंस्टेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो इसको भी यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। सेकेंड यहाँ पर इशू निकल के आता है दैट इज रिगार्डिंग द इंक्रीजिंग यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। येस, नाउ टी ऑल्सो हैज पेस्टिसाइड्स विच माइट कोज कैंसर इन द लॉन्ग रन, तो इसके ऊपर भी एक लगाम कसनी जरूरी है ऑन द यूज ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द टी। तीसरी यहाँ पर आती है लेबर राइट्स। तो ठीक है, तो टी प्लांटेशन की लेबर राइट्स की तो हम अंग्रेजों के जमाने से ही देख रहे हैं, उनकी राइट्स की कोई कदर नहीं है। सिमिलरली प्लांटेशन के लिए स्पेसिफिक एक यहाँ पर लॉ भी निकाला गया है दैट इज लेबर एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। उसको लागू करने के बाद भी उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, कंप्लीट एनफोर्समेंट नहीं देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर उनकी सेफ्टी की बात हो रही है, जो उनके वर्किंग आवर्स हैं, जो उनके वर्कर राइट हैं, लेबर राइट्स हैं, वो फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पर एक ज़रूरत है कि जो भी लॉज हैं वो उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाए, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ इंक्रीजिंग पेस्टिसाइड। जो पेस्टिसाइड का यूज़ बढ़ रहा है उसको डिक्रीज करने की ज़रूरत है, बिकॉज अ लार्ज इंडियन पॉपुलेशन कंज्यूम द टी एंड ऑल्सो ये एक्सपोर्ट भी, फिर फाइनली ये पूरा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसका पूरा लाइफ cycle will become sustainable if we address all these three issues. क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो क्रॉप आपकी यहाँ पर है दैट इज रिगार्डिंग दी शुगर। तो इंडिया इज दी वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर। तो शुगर प्रोड्यूसर में हम इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट में आते हैं, बोथ टी एंड शुगर में, ठीक है। चाय और चीनी दोनों साथ में हम ये बोल सकते हैं, दोनों में ही हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो इस शुगर के केस में हमें डायरेक्टली एक इंस्टेंस मिलेगा दैट इज रिगार्डिंग दी शुगर केन। तो शुगर इंडस्ट्री डायरेक्टली शुगर केन पर ही डिपेंडेंट है। तो शुगर केन जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, वाटर। तो इट इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जस्ट लाइक राइस, जस्ट लाइक शुगर केन। तो ये जो शुगर केन और पैडी जैसी क्रॉप्स हैं दे आर वाटर इंटेंसिव। मतलब आप ये एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर आपको यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल दिया है 1 किलो शुगर के लिए आपने कितना पानी इन्वेस्ट किया है, लगभग 1500 से 2000 किलो पानी यहाँ पर यूज होता है। तो इट इज वेरी मच, इट इज कंज्यूमिंग सो मच ऑफ वाटर सो दैट इट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द इकोसिस्टम। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर दिया गया है कि ड्रिप इरिगेशन यहाँ पर लगाई जानी चाहिए, जिसकी वजह से लगभग 40-50% हम देख सकते हैं वाटर का फॉल हो सकता है। दूसरा यहाँ पर सोसाइटी की बात करें तो सिमिलरली प्लांटेशन, यहाँ पर भी शुगर केन प्लांटेशन में काम करते हैं जो वर्कर्स, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में वो उसको कल्टीवेट करते हैं, वर्क करते हैं। तो दोनों उनके फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग यहाँ पर सही नहीं रहती है। दूसरा जो डेथ साइकिल में फंसे हुए हैं वर्कर्स, तो उससे भी यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है। तो शुगर में ये दोनों ही जो आपके एस्पेक्ट्स हैं इनके साथ डील करने की हमें ज़रूरत है। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रॉपर चेक्स यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है, सो दैट शुगर एज अ प्रोडक्ट बिकम्स कंप्लीट लाइफ साइकिल इसका क्या हो सकता है, हम बोल देंगे सस्टेनेबल, ठीक है। सस्टेनेबल हो सकता है, क्योंकि हमने शुरुआत में 2 ही क्वेश्चन पूछे थे कि कब हम बोल सकते हैं कि कोई भी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो सस्टेनेबल है, या कब हम बोलेंगे कि क्या सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए या उसकी पूरी लाइफ साइकिल पे। तो दोनों ही क्रॉप्स में हमने देखा कि पूरी लाइफ साइकिल पर कैसे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस पर इंप्रूव कर सकते हैं, केमिकल्स एंड वर्कर्स की जो राइट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए, वाटर कंजर्वेशन करते हुए हम दोनों ही क्रॉप्स को क्या बना सकते हैं, सस्टेनेबल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर मिलेट्स का दिया गया है। नाउ यू हैव टू कमेंट डाउन कि कौन सा ऐसा साल था जिसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया था एंड किसने डिक्लेयर किया था, ठीक है। विच ईयर वॉज नोन एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहाँ पर मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स आर वेरी मच सस्टेनेबल। अपने आप में ये जो क्रॉप्स हैं दे आर वेरी मच सस्टेनेबल। कंजम्पशन के बेस पर भी देखें या हम एक्सपोर्ट के बेस पर भी देखें, दोनों तरीके से ये सस्टेनेबल है, बिकॉज जो ये सॉइल हेल्थ को भी रिप्लेनिश करते हैं एंड दे डू नॉट नीड सो मच ऑफ हेल्दी एनवायरमेंट। ये ड्रॉट रेजिलिएंट क्रॉप्स मानी जाती हैं, इनको बहुत ज़्यादा वाटर कंजम्पशन की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये हार्श कंडीशंस में भी ग्रो कर जाती हैं और जो हंगर इंडेक्स है उसमें भी ये हेल्प कर सकती हैं इंप्रूवमेंट। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने में भी हेल्प कर सकती हैं, बिकॉज इनका जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल कंडीशन में या फिर हार्श कंडीशन में भी किया जा सकता है। एंड अगेन वी कैन से दैट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, नाउ यहाँ पर प्रोडक्शन में 2 यहाँ पर हमें एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है एंड रैपिडली ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो ये दोनों साथ में मिलकर एक पैराडॉक्स बना रहे हैं। पैराडॉक्स ये बना रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट पे ध्यान दें, वही क्लाइमेट वाली बात है यहाँ पर, या तो हम इकोनॉमी ग्रो कर लें या फिर हम एनवायरमेंट पे ध्यान दे लें, तो दोनों को बैलेंस करके चलना जरूरी है। सिमिलरली इस आर्टिकल में यही बात करी गई है कि जो यहाँ पर एक्सपोर्ट भी राइज करना है एंड एनवायरमेंट को भी सस्टेनेबली रखना है, तो जितने भी हमने पॉइंट्स देखे हैं इन सबको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है। एंड देयर इज अ नीड टू फोकस मोर ऑन एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल इशू एंड सेफगार्डिंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ बोथ वर्कर्स एंड द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर एंड वर्कर दोनों को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट को साथ लेते हुए, देन ओनली वी कैन से दैट इंडियन एग्रीकल्चर and Indian agricultural export commodities are sustainable environmentally and ecologically, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। तो ये आर्टिकल में एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं जब भी अगर आपको एग्रीकल्चर एनवायरमेंट को साथ में जोड़ के अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप एड्रेस कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर पूछा जाए तो भी आप उसमें सस्टेनेबल जो एस्पेक्ट है, एनवायरमेंट का जो एस्पेक्ट है एग्रीकल्चर में, वो उसको इंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग दीज नोट्स, यूजिंग दीज आर्टिकल पॉइंट्स, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
योर होमवर्क इज आपने इसको एक खुद से भी रीड करना है, एक क्विक रीड देना है. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली बिकॉज हमने डिस्कस कर लिया है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आपसे पॉसिबल है तो इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना. एंड व्हाट इज़ पॉसिबल, पॉसिबल बनाना पड़ेगा, राइट. इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ योर चॉइस. तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है. ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेज पर हम डिस्कस कर लेते हैं. इट इज़ रिगार्डिंग द एलिफेंट्स. अलार्मिंग रेट ऑफ डिक्रीज इन अफ्रीकन एलिफेंट काउंट्स. तो यहाँ पर अफ्रीकन एलिफेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. अफ्रीकन एलिफेंट पे क्वेश्चन कभी आया भी है एंड बहुत बार यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स पे. तो ये जो कंपैरिजन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं. सबसे पहले जो यहाँ पर पॉपुलेशन है अफ्रीकन एलिफेंट्स की, उनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स. तो ये यहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट जो एक सेकेंड मैं उसको लिख देती हूँ, जो आपके यहाँ पर एलिफेंट्स हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स, इनको दो कैटेगरी में बांटा जाता है. एक है फॉरेस्ट और दूसरा है सवाना. तो जो ये फॉरेस्ट है ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट. IUCN के अकॉर्डिंग दीज कम इन दी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सवाना जो है दे कम इन दी एंडेंजर्ड कैटेगरी, राइट. एंड जब यहाँ पर हम देखें तो फॉरेस्ट जो आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट एलिफेंट्स एंड सवाना एलिफेंट्स बोथ आर फाउंड इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. तो ये आपके सब सहारन जो कंट्रीज हैं उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि अफ्रीका इज नॉट अ कंट्री, अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट. एंड जो आपके फॉरेस्ट हैं ये आपको सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में ज्यादातर देखने को मिलते हैं दीज एलिफेंट्स. तो दीज आर, अगर हम इनको कंपेयर करें या इनकी जो फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये दे आर लार्जेस्ट लैंड एनिमल. हम ये भी बोल सकते हैं लार्जेस्ट लैंड मैमल. अदरवाइज तो ब्लू व्हेल है लार्जेस्ट मैमल की बात करें तो लैंड पे जो लार्जेस्ट मैमल है वो अफ्रीकन एलिफेंट्स ही होते हैं. तो जो एलिफेंट्स हैं यहाँ पर इनकी कुछ खास बातें हम देख लेते हैं. जो इनका हेड है दैट इज सिंगल डोम्ड हेड, उसमें कोई भी हमें बीच में अदर हम्प नहीं देखने को मिलता, एक सिंगल डोम हेड देखने को मिलता है. इनके जो ईयर्स हैं वो ऐसा लगता है कि अफ्रीका की मैप जो है उतने ही बड़े, उसी शेप में इनके ईयर्स होते हैं और इतने बड़े ईयर्स होते हैं कि इनके शोल्डर्स नहीं दिखते हैं. लेकिन एशियन एलिफेंट्स में ऐसा नहीं है, दे हैव स्मॉलर ईयर्स इन कंपैरिजन टू दीज अफ्रीकन एलिफेंट्स, ठीक है. तो ईयर्स इनके बहुत लार्ज होते हैं. जो इनका ट्रंक होता है उसके एंड पे दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं. और अफ्रीकन एलिफेंट्स की अगर हम बात करें, दोनों ही मेल एंड फीमेल दोनों के पास ही टस्क होता है जो कि थोड़ा सा कर्व्ड भी होता है आउटवर्ड्स, राइट. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया. इनके कुछ फीचर्स हमने देखे. बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एशियन एलिफेंट से ये लार्जर होते हैं साइज में, ठीक है. दोनों इनके जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनका जो हेड है वो डबल डोम्ड हेड हम बोल सकते हैं. जैसे कि हमने अफ्रीकन की बात करी तो हमने बोला सिंगल डोम्ड हेड, लेकिन अगर एशियन एलिफेंट्स की बात करेंगे दे आर हैविंग द डबल डोम्ड हेड. एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल एलिफेंट्स के पास टस्क होता है. एंड ओवरऑल पूरे दुनिया में ही हमने देखना है, हमें देखने को मिला है दैट जो इनका हर्ड होता है, एलिफेंट का हर्ड, वो लीड कौन करता है, फीमेल हेड करती है, फीमेल लीड करती है. तो हम इसको मेट्रियार्कल ग्रुप भी बोल सकते हैं. मेट्रियार्कल मतलब फीमेल हेड होता है. एंड उनका जो जेस्टेशन पीरियड है दैट कैन एक्सटेंड अप टू 22 ईयर्स ऑल्सो. एंड अगर हम इंडिया की बात करें, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इज फाउंड इन विच ऑफ दी स्टेट्स. ये आपका होमवर्क है, आपने कमेंट डाउन करना है कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स इज फाउंड इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट, ठीक है. तो आपके पास 3 ऑप्शन है. नंबर 1 इज कर्नाटका, नंबर 2 इज असम एंड नंबर 3 इज केरला. तो यहाँ से आपको आंसर निकाल के देना है एंड कमेंट डाउन. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. Keep watching the videos, keep reading the newspaper. It is going to help you tremendously in the mains and both prelims, ठीक है. तो thank you and have a nice day.